गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सुबह की क्लास में हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे प्रोसीड होता है आगे। वेस्पर थ्योरी जिसको बोलते हैं हम लोग, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसका मतलब ये होता है कि वैलेंस सेल में, कोई भी एटम के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर है। लोन पेयर ज्योमेट्री में क्या इंपैक्ट डालता है, कैसा डिस्टॉर्शन उसमें होता है, बॉन्ड एंगल का वेरिएशन क्या होता है, वेस्पर थ्योरी के हिसाब से हम शेप कैसे निकालते हैं, लोन पेयर कैसे काउंट करते हैं, ये सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और सारे क्वेश्चन के जवाब हम लोग सॉल्व करेंगे आगे की थ्योरीज में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब बेंट थ्योरी। तो यह बेंट थ्योरी या बेंट रूल बोलते हैं इसको। तो बेंट रूल क्या बताता है? बेंट रूल क्या बताता है कि more electronegative atom has tendency to occupy axial position in trigonal bipyramidal geometry। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो ज्योमेट्री होती है वो होती है किसमें? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में होती है। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा सा मैं बैक जाना चाहूंगा थोड़ा सा। ये देखिए, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन इज द एग्जांपल ऑफ ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन। ये ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है। कहने का मतलब ये है कि ये हाइब्रिडाइजेशन दो हाइब्रिडाइजेशन से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग sp2। sp2 से ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। ये ट्राइगोनल प्लेनर वाला स्ट्रक्चर, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल पार्ट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विटोरियल पार्ट बोलते हैं। और एक होता है डीपी हाइब्रिडाइजेशन, जिससे हमको क्या मिलता है? लीनियर शेप मिलता है। ये क्या बनाते हैं? एक्सियल पार्ट या एक्सियल बॉन्ड बनाते हैं। इस एक्सियल पार्ट को मैं यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। तो ये एक्सियल पार्ट को ए बोल दिया, इक्विटोरियल पार्ट को मैं बोल रहा हूँ ई बोल रहा हूँ। एक्सियल पार्ट को एपिकल पार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिकल पार्ट। तो मैं एक इंट्रेंस दिला रहा था केमिस्ट्री का, जिसमें क्या लिखा था? विच ऑफ द फॉलोइंग एटम इज एपिकोफिलिक। क्या बोला है? एपिकोफिलिक। देखो भाई, ये नया कॉन्सेप्ट है, एपिकोफिलिक। एपिकोफिलिक, एपिकोफिलिक मतलब क्या होता है? ऐसा एटम जो कहां आना चाहता है? एक्सियल पोजीशन में आना चाहता है। ऐसे एटम को हम लोग क्या बोलेंगे? एपिकोफिलिक एटम बोलेंगे। और एपिकोफिलिक एटम में अगर बोले तो वो एटम जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो एटम का क्या होगा? एपिकोफिलिसिटी ज्यादा होगी। नया कॉन्सेप्ट है, कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई, पूछा जा सकता है। एपिकल पोजीशन, उसी को एक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं, नया नाम है। जैसे कि आप लोगों को एक और दूसरे तरफ ले जाता हूं मैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे कि टॉटोमेरिज्म है। टॉटोमेरिज्म को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेस्मोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं, है ना। आइसोमेरिज्म को ना, सॉरी, टॉटोमेरिज्म को, टॉटोमेरिज्म हिंदी में चलाव या होता है जिसको बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म को क्या बोलते हैं? और एक टर्म डेस्मोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्मोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। ऐसा ही जो एक्सियल बॉन्ड है उसी को एपिकल बॉन्ड भी बोला जाता है। तो कौन एटम एपिकोफिलिक होगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो यहां पर अगर क्वेश्चन पूछ दे आपको, आगे चल रहा हूं मैं, यहां पर क्वेश्चन पूछ दे आपको, ये पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद में सेंड करूंगा आप लोगों को ग्रुप में। देखिए, ये जैसे ये दे दिया और हमारे पास ये PCl5 है। अगर इसका रिएक्शन करके हम क्या बनाते हैं? PCl4F या PCl, इसका रिएक्शन X से करा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? PCl4X बनेगा। और ये X का पोजीशन क्या होगा बोलेगा, क्या बोलेंगे हम लोग? वो डिपेंड करेगा कि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है या कम है। अगर फ्लोरीन रहेगा तो कहां आएगा? एक्सियल में वो आना चाहेगा, है ना। तो एपिकोफिलिक एटम वो होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं भाई फ्लोरीन एटम एपिकोफिलिक होगा। ये PCl5 का स्ट्रक्चर है, ये PCl4F का स्ट्रक्चर है। तो पहला फ्लोरीन कहां आया? एक्सियल पोजीशन में। फिर दूसरा फ्लोरीन, मतलब दूसरा फ्लोरीन भी आएगा अगर हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर बना दें, PCl3 और F2। तो दोनों फ्लोरीन भैया एक्सियल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक,
अब ये एक्सियल में ही क्यों आता है और ये इक्वेटोरियल में ही क्यों आता है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को देता हूं। तो यहां पर दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है ना भाई। तो मैं टीपी ऐसे ही अब ना एटम कुछ भी नहीं लगा रहा हूं, मैं एक्सियल इक्वेटोरियल बस लिख रहा हूं। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है। तो एक्सियल बॉन्ड जो बना है वो डीपी हाइब्रिडाइजेशन से बना है। किससे बना है? डीपी हाइब्रिडाइजेशन से। और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बना है। यहां पर परसेंट एस कैरेक्टर क्या है? 33.33% है यार। और यहां पर परसेंट एस कैरेक्टर क्या है? 0 है। क्या है? परसेंट एस कैरेक्टर 0 है। और बात सुनना इधर, परसेंट एस कैरेक्टर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कहां ज्यादा होगा? जहां परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है। और परसेंटेज कैरेक्टर कहां ज्यादा है भैया? इक्वेटोरियल पोजीशन में ज्यादा है। तो मेरी बात सुनना आप लोग, जो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो किससे रिएक्शन करता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव से करता है यार। जो एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है रिएक्शन किससे करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव से करता है। एग्जांपल के लिए मैं बोलूं Na+ और Cl-, है ना भाई। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। और ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नॉन मेटल, है ना। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच इंटरेक्शन होता है। ऐसे ही मैं बोलूंगा तो एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? कम है, क्योंकि परसेंटेज कैरेक्टर 0 है। जबकि इक्वेटोरियल पोजीशन में परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां आना चाहेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, परसेंटेज कम है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन PCl5 में अगर रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो वो एक्सियल पोजीशन पे आता है। ठीक है भाई। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो आएगा वो कहां आएगा? एक्सियल पोजीशन में, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। दिस इज बेंड रूल। ठीक भाई, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। अब इसको पढ़ाने का, यहां पढ़ाने का कोई ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है, चार्ट बना हुआ है तो पढ़ लेते हैं। तो इसमें ना वर्टाइसेस, फेस, एज, इसका नंबर पूछा जा सकता है। कई बार पूछ दिया यार कि ना डोडेकाहेड्रॉन में कितने फेस, कितने एज, कितने वर्टाइसेस होते हैं। तो याद रखने वाला क्वेश्चन है, हमें हमें ट्रिक से याद करना है। हम ट्रिक से याद कर लेंगे यार, है ना भाई। बाकी लोग से नहीं बनेगा, लेकिन हमसे बन जाएगा। हम वहीं पे उन लोगों से कुछ मार्क्स से आगे बढ़ जाएंगे। कैसे, क्या है देखो तो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रॉन, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, डोडेकाहेड्रॉन, ट्राइगोनल ट्राइकैप्ड प्रिज्मेटिक, ट्राइगोनल ट्राइकैप्ड प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक है वो, बाइकैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ऑक्टाडेकाहेड्रॉन, आइकोसाहेड्रॉन। इस नाम को भी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूं। आपको याद करना है क्या? टॉप DT बैंक ऑफ इंडिया। जो इंडिया का बैंक होता है वहां टॉप क्लास की ड्यूटी करते हैं लोग। ठीक है, जैसे कि SBI में लंच वाला ड्यूटी, है ना। तो टॉप ड्यूटी बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया में क्या होता है? टॉप क्लास ड्यूटी होता है। ऐसे याद रखना, टॉप DT बैंक ऑफ इंडिया, TOPDT बैंक ऑफ इंडिया। ये याद हो गया, इसे याद कर लोगे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रॉन, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, डोडेकाहेड्रॉन, ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक या बोलेंगे TTP, बाइकैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ऑक्टाडेकाहेड्रॉन, आइकोसाहेड्रॉन। अब आपको इधर क्या याद करना है? कॉर्नर, फेस और एज। क्या? कॉर्नर, फेस और एज, या इसी को बोलते हैं वर्टाइसेस, फेस, वर्टाइसेस, फेस और एज। अब इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है भैया। देखो क्या याद करोगे? एक डिजिट बस याद करोगे, 5 6 9। क्या याद करोगे? 5 6 9। इधर क्या याद किए? टॉप DT बैंक ऑफ इंडिया। इधर क्या याद किए? वर्टाइसेस, फेस और एज, है ना। वर्टाइसेस, फेस और एज इसी ऑर्डर में लिखना, तब ट्रिक काम करेगा। वर्टाइसेस, फेस और एज या कॉर्नर, फेस और एज, 5 6 9।
इधर क्या करना, 1 बढ़ाते जाना, इधर 2 बढ़ाते जाना और इधर भैया 3 बढ़ाते जाना। देखो ना कैसे 1 बढ़ाते जाएंगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12 सॉल्व हो गया। इधर 6 है तो 8 10 12 14 16 18 20 हो गया। इधर 3 3 बढ़ाते जाएंगे 9 12 15 18 21 24 27 30। अब आपको कुछ भी पूछ दे इतने में से, इसमें वर्टाइसिस बता, उसमें फेस बता, उसमें एज बता, तुरंत लिखना ट्रिक से, फटाफट गिन लेना भैया, 5 6 9 करना, 1 बढ़ाना 2 बढ़ाना 3 बढ़ाना, तुरंत विद इन मिनट आपका क्वेश्चन परफेक्ट सॉल्व हो जाएगा भाई। ठीक, तो ये तरीका आप लोग लिख लेना, आप लोग टॉप डीटी बैंक ऑफ इंडिया है ना, और उसके बाद वर्टाइसेस, फेस और एज, फिर 5 6 9, 1 बढ़ाना है 2 बढ़ाना है 3 3 बढ़ाना है, बिल्कुल आपको आंसर करेक्ट मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी क्या बोलता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी इज यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग डिस्टॉर्शन इन शेप एंड बॉन्ड एंगल। हाँ भाई, ये जो ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन है ना और बॉन्ड एंगल में जो वेरिएशन है उसको एक्सप्लेन करता है। तो इसमें क्या है, ये आया हुआ है भाई, डिस्टॉर्शन डिपेंड्स अपॉन रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। और इलेक्ट्रॉन पेयर कितने टाइप के होते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, ये 3 टाइप के, सॉरी लोन पेयर होते हैं और बॉन्ड पेयर होते हैं। कितने टाइप के हो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक तो लोन पेयर होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, और दूसरे होते हैं बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो रिपल्शन का ऑर्डर क्या होता है ये पूछता है, रिपल्शन का ऑर्डर क्या होता है ये पूछता है आपको। तो रिपल्शन का ऑर्डर क्या होता है भाई, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर सबसे कम रिपल्शन कहां होता है, बॉन्ड पेयर में। यहीं पे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, यहीं पे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे, मान लो ये 104.5 डिग्री है। आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल में रिपल्सन का ऑर्डर क्या होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया कि वाटर मॉलिक्यूल में रिपल्सन का ऑर्डर क्या होगा, तो आप क्या ऑर्डर बताएंगे, यही ऑर्डर बताएंगे क्या, लोन पेयर का, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होगा। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको बॉन्ड एंगल देख के क्या पूछा, रिपल्सन का ऑर्डर पूछा, क्या पूछा, बॉन्ड एंगल देख के रिपल्सन का ऑर्डर पूछेगा, तो क्या आएगा भैया, लोन पेयर रिपल्सन बराबर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन बराबर लोन पेयर। सभी रिपल्सन क्या हो जाएंगे भाई, बराबर हो जाएंगे। ये क्यों होता है ये भी बताता हूं, सब मॉलिक्यूल की बात की। अगर आपको पर्टिकुलर एंगल देख के रिपल्शन पूछेगा क्या बोलोगे, सभी रिपल्शन क्या होगा, बराबर। अरे तभी तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा ना भाई, उसको जितना डिस्टॉर्शन होना है वहां तक रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन, तीनों रिपल्शन जब बराबर हो जाएंगे ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन तीनों जब बराबर हो जाता है तो मॉलिक्यूल एक एग्जैक्ट शेप ले लेता है। तो अमोनिया जैसे पिरामिडल कंडीशन में है ना, तो वहां बोलेंगे रिपल्शन पिरामिडल कंडीशन में 107 डिग्री पे तीनों टाइप का रिपल्शन बिल्कुल बराबर है। तीनों टाइप का रिपल्शन 160 डिग्री पे क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन अमोनिया के ऐसे नॉर्मल पूछे कि अमोनिया में इनका ऑर्डर क्या होगा वेस्पर थ्योरी के हिसाब से, तो क्या बोलेंगे आप, लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में। तो ये तीनों रिपल्शन जब बराबर हो जाता है तब मॉलिक्यूल क्या लेता है, अपना शेप लेता है। तो आपको इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जब तीनों रिपल्शन बराबर हो जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, जब मॉलिक्यूल अपना एग्जैक्ट शेप ले लेता है रिपल्शन के बाद। एग्जैक्ट शेप लेता कब है, जब तीनों रिपल्शन बराबर हो जाते हैं, वो बॉन्ड एंगल क्रिएट करता है, उसके बाद तीनों रिपल्शन बराबर हो जाते हैं। ठीक भाई, ये एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन बॉन्ड पेयर, दैट्स व्हाई इट्स क्रिएट मोर रिपल्शन। ठीक,
लोन पेयर मतलब लोन पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि ये एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है। और बॉन्ड पेयर ये दिख रहा है ना, दो नाइट्रोजन में है यहाँ, तो दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, तो ये इनका जो वॉल्यूम होता है, इलेक्ट्रॉन का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो वॉल्यूम होता है इसके ऑर्बिटल में ये ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है। आगे देखते हैं, लोन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियाई एंड बॉन्ड पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई। वही चीज बोला है कि लोन पेयर एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है तो वॉल्यूम इसका ज्यादा होगा, एटॉमिक वॉल्यूम है ना भाई, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो एटम में बढ़ जाएगा, इसलिए बॉन्ड पेयर कम रिपल्शन क्रिएट करता है। चलिए ये हुआ बेसिक थ्योरी। अब इसके बाद इसके पोस्टुलेट्स देखते हैं। पोस्टुलेट्स मतलब क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए भाई, पहला पहला बोल रहा है, पहला पोस्टुलेट मैं एक लाइन में आपको समझाता हूं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं है, अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे क्या है भाई, बॉन्ड पेयर है, तो वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, जैसे हाइब्रिडाइजेशन बोलता है ना वैसे ही होगा। कैसे हाइब्रिडाइजेशन बोलता है, अगर कोई मॉलिक्यूल में व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम्स आर बॉन्ड पेयर, देयर इज नो लोन पेयर, देन द मॉलिक्यूलर शेप इज रेगुलर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल गया है हमको, sp होगा तो लीनियर, sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 होगा टेट्राहेड्रल, sp3d होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर लोन पेयर नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री क्या होगा, सेम होगा। मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा है ना वही शेप हमको क्या मिलेगा, वेस्पर थ्योरी के हिसाब से मिलेगा। ठीक, अब आगे आते हैं पोस्टुलेट 2 में। पोस्टुलेट 2 ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर नॉट बॉन्ड पेयर बट देयर आर सम लोन पेयर। अगर वहां पर कुछ लोन पेयर आ जाते हैं सो देन देयर इज डिस्टॉर्शन इन शेप। तो अगर बॉन्ड पेयर के साथ साथ वहां लोन पेयर आ जाए तो वहां पर डिस्टॉर्शन होने लगता है। इसको मैं मॉडल से आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा भैया। आ जाते हैं इधर नीचे। चलिए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है, और ये है शेप। ठीक, sp हाइब्रिडाइजेशन है, दो बॉन्ड पेयर है, जीरो लोन पेयर है, 2 + 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें शेप होगा लीनियर। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भैया, BeCl2। ये देखो ये लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर बस है, और इसका एग्जांपल हो जाएगा CO2। ये देखो है ना, ये हो गया। अब इसको मॉडल से कैसे देख सकते हैं, ये मॉडल से ऐसे दिखेगा यार, देखो ये बेरिलियम है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये होता है लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये BeCl2 है। आगे आते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, जब तीनों के तीनों क्या हो, बॉन्ड पेयर। अरे तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है तो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। देखो ये है ट्राइगोनल प्लेनर, 120 डिग्री का एंगल है भाई, ये तीनों है ना, क्या है ये, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो ट्राइगोनल प्लेनर। तो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसमें जो आ जाएगा BF3 BCl3 BBr3। ठीक, अब अगर दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो, दो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर, तो कैसा आएगा, बेंड शेप। अब देखो भैया दो बॉन्ड, ये देखो तीन बॉन्ड पेयर है, दो और एक तीन। अब एक बॉन्ड पेयर को हटा के लोन पेयर ला रहा हूं, एक बॉन्ड पेयर को हटा के क्या ला दिया मैं, लोन पेयर ला दिया, तो देखो शेप क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग बेंड शेप। क्या बोलते हैं, बेंड शेप। बॉन्ड एंगल 120 था ना, अब थोड़ा कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि लोन पेयर इधर से रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर को, तो बॉन्ड जो बॉन्ड एंगल है 120 से थोड़ा कम हो जाएगा। इस शेप को बोलते हैं हम लोग बेंड शेप। क्या बोलते हैं, बेंड शेप। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आ जाता है तब क्या बोलते हैं, शेप कैसा हो जाता है, बेंड शेप हो जाता है। इसका एग्जांपल है भैया SO2। इसका एग्जांपल क्या है, SO2 है ना। SO2 में बॉन्ड पेयर कितने हैं, दो हैं, और लोन पेयर कितना है, एक है। कैसे लोन पेयर निकालते हैं, लोन पेयर कैसे निकालते हैं सिखाऊं यहीं पे, देखो। तो n का वैल्यू निकालते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, काउंट नहीं करते,
तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 मतलब sp2, ये तो जान रहे हैं। तो n का वैल्यू किसके इक्वल होता है जी, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के बराबर होता है यार। n का वैल्यू कितना आया है और 3 आया है, लिख दो ना इधर 3। अब बॉन्ड पेयर कितना है, तो बॉन्ड पेयर निकालने के लिए क्या करना, आप सेंट्रल एटम को छोड़कर जितने एटम है वही क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर का नंबर हो जाएगा। सेंट्रल एटम को छोड़ देना, सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है, और बाकी बचे हुए एटम कितने बचे, 2 है, वही क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर का नंबर हो जाएगा यार, ये बॉन्ड पेयर का नंबर हो जाएगा। अब 2 इधर जुड़ रहा है तो लोन पेयर की तरफ मतलब इधर भेजोगे क्या हो जाएगा, 3 - 2, एक बचेगा यार, एक लोन पेयर रहेगा। मतलब SO2 का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा भैया। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग, बेंट शेप है ये। कैसा शेप है ये, बेंट शेप स्ट्रक्चर है। तो हम लोग ऐसे क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं स्ट्रक्चर, लोन पेयर और बता सकते हैं हम लोग। चलिए अब आगे चलता हूं मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। अब मैं sp3 लिखना है तो कुछ लिख सकते हैं, वैसे मैं आप लोगों को लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला सिखाया भी हूं, मतलब लोन पेयर वाला नहीं बताया था, लोन पेयर वाला भी बताया हूं, लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, लोन पेयर ऐसे निकालते हैं, अभी और निकालेंगे हम लोग लोन पेयर और निकालेंगे। चलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 3 केस है, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। चलो पहला केस, चारों के चारों बॉन्ड पेयर, चारों के चारों अगर बॉन्ड पेयर हो तो स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, टेट्राहेड्रल। देखो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल देखो आप लोग, ये देखो सभी के सभी बॉन्ड एंगल क्या है भाई, सेम है। ये देखिए ये है टेट्राहेड्रल मीथेन मॉलिक्यूल, ये देखिए टेट्राहेड्रल, चारों के चारों क्या है, बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। इसके एग्जांपल में आ जाएगा, मैं थोड़ा सा जगह साफ कर रहा हूं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इसमें एग्जांपल में आ जाएगा CH4 PO3 PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, NH4 प्लस, इसमें सारे के सारे में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा और सभी में सभी के सभी में बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 0 आएगा। आप बिल्कुल निकाल के देख सकते हैं, निकल जाएगा उस। और इसमें अगर कोई अभी किसी को कोई दिक्कत हो रही होगी, अभी ज्वाइन किया होगा क्लास, है ना, 2 क्लास नहीं जुड़े हैं, तो उसमें इनऑर्गेनिक लेक्चर 1 और इनऑर्गेनिक लेक्चर 2 दिया है, दोनों को सीरीज से देखिएगा। इनऑर्गेनिक लेक्चर 1 देखिएगा, स्पीड वहां पर ना वीडियो देखोगे तो एक ऐसा रहता है टाइमर, ऐसे टाइमर, तो मेरा वीडियो आप थोड़ा सा बढ़ा के 1.25x 1.5x में भी देख सकते हैं, मतलब समझ आ रहा है स्पीड में तो थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं, टाइमर वाले में जाके रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना भैया, है ना। इनऑर्गेनिक लेक्चर 1 एंड इनऑर्गेनिक लेक्चर 2 आप देख लेना, तो ये आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ जाएगा। चलो और अब आते हैं, ये पहला केस था, ये दूसरा केस था, ये केस था तीसरा। तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का केस, स्ट्रक्चर क्या होता है, पिरामिडल। चलो भैया मैं बताता हूं, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का केस, ये है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। अब इसमें एक बॉन्ड पेयर को, कोई सा भी बॉन्ड पेयर को मैं हटाता हूं, देखो एक बॉन्ड पेयर को मैंने हटा दिया, अब मेरे को शेप दिख रहा है क्या, देखो भाई पिरामिडल शेप दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, ये पिरामिड जैसे दिख रहा है, ये देखो ऐसे पिरामिड जैसे शेप मेरे को ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पर ये देखो बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, ये हो जाएगा पिरामिडल शेप। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल कौन आता है भाई, इसके एग्जाम्पल में आता है अमोनिया PCl3, ये इसके एग्जाम्पल में आती है। फिर क्या बोल रहा है, 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो तब का केस, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का केस हो। तो मैं एक बॉन्ड पेयर पहले हटाया था, ये क्या था, टेट्राहेड्रल था, देखिए ध्यान से, ये टेट्राहेड्रल था, देखो टेट्राहेड्रल था, एक बॉन्ड पेयर को हटाया, लोन पेयर लाया तो क्या बन गया, पिरामिडल बन गया। देखो अब दूसरे बॉन्ड पेयर को हटा दिया तो देखो ना क्या बन गया, ये बेंट शेप।
इसी को कई बार ऐसे उल्टा करके देखते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, वी शेप। ये बेंड शेप बोलते हैं, इसको उल्टा करके देखते हैं तो वी शेप बोलते हैं। तो दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर के केस में क्या हो जाएगा भैया, बेंड शेप या वी शेप स्ट्रक्चर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल सबसे फेमस है भाई, आप लोगों को पता है, H2O, H2S, H2AC, बहुत सारे हैं, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में, जहां पर पांचों के पांचों क्या हो भैया, बॉन्ड पेयर हो। तो पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर होना, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये देखो, ये ट्राइगोन दिख रहा होगा आपको, देखो 1 2 3, है ना, और ये ऊपर नीचे पिरामिड, 1 2 पीछे 3 एटम, ऊपर 1 नीचे 1, कितना हो गया 5, 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये एग्जांपल होता है PCl5 का, यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं फॉर्मूले से। अब आता है 4 बॉन्ड पेयर, दूसरा केस 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो पहले मैं स्ट्रक्चर सिखाता हूं, फिर एक आध एग्जांपल सिखाऊंगा आप लोगों को। चलो, ये 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अब मेरी बात सुनना, लोन पेयर क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास आएगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, इक्विटोरियल बॉन्ड की ज्यादा है, इसलिए इक्विटोरियल पोजीशन पे क्या आता है, लोन पेयर आता है। और बेंड थ्योरी के हिसाब से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां आता है, एक्सियल पोजीशन में आता है। तो ये बात आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, सेट में या एपी के एग्जाम में, कि लोन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में कहां आना चाहता है, तो आप बोलना वो इक्विटोरियल पोजीशन में आना चाहता है, क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जहां ज्यादा होगी, वहीं पे क्या आना चाहेगा भैया, इलेक्ट्रॉन पेयर आना चाहेगा, लोन पेयर आना चाहेगा। तो इक्विटोरियल पोजीशन से मैं एक बॉन्ड पेयर को हटा के एक लोन पेयर ला रहा हूं। देखना भाई, एक बॉन्ड पेयर था, उसको हटा के लोन पेयर। और आप लोग देखे होंगे, जब आप गार्डन में जाते हैं तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं क्या, बच्चे लोग इसमें ऐसे ऐसे झूलते रहते हैं, दोनों तरफ बच्चे बैठ के ऐसे ऐसे झूलते रहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सी सॉ स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं, सी सॉ। देख लो भाई अच्छे से, ये ऐसे बैठे रहते हैं बच्चे, एक ऐसे ऐसे होते रहते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, सीसा। कई बार इसको के शेप भी बोलते हैं। के शेप क्यों बोलते हैं, ये कहां गया पेन, ये हो गया सेंट्रल एटम, ऊपर एटम नीचे एटम, है ना, और ये आपकी तरफ वेज, और ये पीछे की तरफ, तो ये के टाइप का दिखता है, इसलिए इसको के शेप भी बोलते हैं। लेकिन ज्यादा सही नाम क्या है, सी सॉ है, ज्यादा सही नाम क्या है, सी सॉ है। चलो इसका एग्जांपल मैं कराता हूं। चलो भैया, इसका एग्जांपल जो है SF4 होता है। इसका एग्जांपल क्या है, SF4। तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 मोनोवैलेंट एटम डिवाइडेड बाय 2, 5 आएगा। n का वैल्यू 5 आ गया। ये किसके बराबर होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के बराबर। अरे बॉन्ड पेयर कितना है आप लोगों को दिख रहा होगा, SF4 में सेंट्रल एटम को छोड़ दो, बाकी एटम का नंबर देख लो। सेंट्रल एटम 1 होता है, बाकी बचा हुआ एटम का नंबर ही बॉन्ड पेयर है। 4 बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा, है ना। तो लोन पेयर निकल गया यार। स्ट्रक्चर बनाओगे SF4 का, तो ये बॉन्ड ऐसे बनाइए ना, SF4 थोड़ा लंबा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला थोड़ा छोटा बॉन्ड, है ना, और यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा इक्विटोरियल में। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग सी सॉ स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको, सी सॉ स्ट्रक्चर। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस। चलो तीसरा केस में आते हैं। अब कितना लोन पेयर लाना है, 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो ये पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर थे, तब क्या था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था। एक बॉन्ड पेयर को हटा के लोन पेयर लाया तो क्या बन गया, सी सॉ स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया, ये सी सॉ स्ट्रक्चर। अब एक और बॉन्ड पेयर को हटा के लोन पेयर ला रहा हूं, मतलब 2 लोन पेयर हो गया। तब स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है जी, टी शेप दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, ये टी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये टी शेप। इसका एग्जाम्पल है टी शेप का ClF3 या IF3, ClF3 I
F3 ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं। ये आपका आया हुआ है 2017 के सेट के एग्जाम पर, मतलब 2017 के सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है IF3 का, है ना, IF3 का आया हुआ है। ये टी शेप होते हैं, क्या होते हैं ये, टी शेप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस की बॉन्ड पेयर कम और लोन पेयर ज्यादा हो जाए, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हो जाए, है ना। अभी क्या था, 3 बॉन्ड पेयर, 1 2 3 बॉन्ड पेयर और 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर था। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर को और हटा रहा हूं, मतलब क्या हो गया, मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 लोन पेयर। अब स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है भैया, लीनियर दिख रहा है ना, स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है आप लोगों को, अब लीनियर दिख रहा है। इसका एग्जांपल होता है ICl2 माइनस, क्या होता है, ICl2 माइनस, यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है लीनियर, बॉन्ड पेयर 2 लेकिन लोन पेयर 3। तो आप क्या बोल सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जहां पर बॉन्ड पेयर से ज्यादा लोन पेयर एग्जिस्ट करता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है भाई, ये क्वेश्चन बना हुआ है, आज तक किसी ने पूछा नहीं, हम लोग टेस्ट पेपर में पूछते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप लोग प्रिपेयर कर लेना, याद रखना भाई, ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जहां पर बॉन्ड पेयर से ज्यादा लोन पेयर का केस आता है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन क्या है भैया, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा केस बोला मैं, जहां पर बॉन्ड पेयर से ज्यादा लोन पेयर का कंडीशन आता है, वो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की ओर। चलो भाई 1 मिनट का आराम दो, मुझे पानी पीना है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का केस, जहां पर छयों के छयों पेयर अगर क्या हो जाए, बॉन्ड पेयर हो जाए, तो स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। तो छयों के छयों बॉन्ड पेयर, ये देखिए मैं आपको ऑक्टाहेड्रल दिखा रहा हूं भैया, ये ऑक्टाहेड्रल है, देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 5वां और 6वां ऊपर नीचे। देखो ये 2 बॉन्ड आपके सामने, 2 बॉन्ड आपके पीछे, 1 बॉन्ड ऊपर 1 बॉन्ड नीचे, और सारे के बीच का बॉन्ड एंगल क्या है, 90 डिग्री है। क्या है भैया, 90 डिग्री है। यहीं पे मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं, यहीं पे आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं मैं। देखो भैया क्या दिख रहा है आप लोगों को, एक ट्राइगोन दिख रहा है क्या, एक त्रिकोण दिख रहा है क्या, 1 2 3 दिख रहा है ना त्रिकोण, सीधा वाला त्रिभुज दिख रहा है क्या, ट्राइंगल 1 2 3 बिल्कुल दिख रहा होगा, देखो बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, ट्राइगोन दिख रहा है 1 2 3। और अब सामने वाले जो दिख रहा था ना 1 2 3, अब सामने को मत देखो, अब पीछे को देखो, पीछे को देखो भाई, मैं जो पकड़ा हूं उस मेरे हाथ को नहीं, उसके पीछे देखो, किसको किसको देखोगे, 1 2 3, ये क्या है, एक ट्राइगोन पीछे और एक ट्राइगोन जस्ट उल्टा ऐसे होता है। इसीलिए ना इस ऑक्टाहेड्रल को कई बार लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे और ऐसे भी बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है जी, ऑक्टाहेड्रल होता है, उसका मतलब षटकोण नहीं होता है, ठीक है भाई, ऑक्टाहेड्रल होता है, उसका मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। इसका एग्जाम्पल होता है SF6, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, SF6। चलिए अब आते हैं 5 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, वो केस है XeOF4। कौन सा केस है वो, XeOF4। तो सॉल्व करते हैं XeOF4 को। XeOF4 में जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, काउंट नहीं करेंगे, 4 फ्लोरीन का एटम है, कितना हो जाएगा 6 मतलब हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। n की वैल्यू 6 है, तो देखो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है, तो कितना, सेंट्रल एटम 1 है और बाकी बचे हुए एटम कितने हैं, 5, तो 5 बॉन्ड पेयर हो गया, और लोन पेयर कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये देखो भैया, ये स्क्वायर बना दिया है ना, ये स्क्वायर बन गया, और ऊपर में ऐसे खंभा गाड़ दो, पिरामिड बना, ये है स्क्वायर पिरामिडल, और एक लोन पेयर है, रख दो ऐसे,
ठीक। तो लोन पेयर को स्ट्रक्चर में हम लोग मतलब स्ट्रक्चर में नहीं गिनते, वो चुपचाप एटम के पास जाके बैठा रहता है। ठीक, ये है स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर XeOF4 का। ठीक अब इसमें एक और कंडीशन पढ़ते हैं, जब बॉन्ड पेयर क्या हो जाए 4 और लोन पेयर हो जाए 2, तो इसका कंडीशन होता है XeF4। इसका कंडीशन क्या होता है XeF4। तो क्या आ जाएगा भैया, देखो यही आएगा सेम वैल्यू, मतलब 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2 6, एन की वैल्यू 6, बॉन्ड पेयर कितना दिख रहा है 4, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। लोन पेयर कितना आ जाएगा 2। तो लोन पेयर जब 2 आता है ना, तो दोनों लोन पेयर के बीच लोन पेयर को एक दूसरे से क्या रखना रहता है, बहुत दूर दूर रखना रहता है। क्या रखना रहता है, दूर दूर रखना रहता है। इसलिए दोनों लोन पेयर को एक दूसरे से कहां रखते हैं भाई, 180 डिग्री के एंगल पे रखते हैं। तो XeF4 में लोन पेयर को 180 डिग्री के एंगल पे रखने का कारण है, कारण क्या है ऐसे पूछेंगे क्या बोलोगे कि लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम लोन पेयर को एक जगह नहीं रखते, उसको एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए 180 डिग्री में ये दोनों लोन पेयर रहते हैं और स्ट्रक्चर हो जाता है स्क्वायर प्लेनर। स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर। चलिए आगे आते हैं, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में पहला केस होता है सातों के सातों क्या हो, बॉन्ड पेयर हो। तो स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये पेंटागोन रहता है 5 बॉन्ड, 1 2 3 4 5, ऊपर और नीचे एक एक बॉन्ड। ये एग्जांपल होता है IF7 का। फिर आता है दूसरा केस जहां 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्या होता है भैया, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये केस होता है XeF6 का। इसका XeF6 का देखो, जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 मोनोवैलेंट एटम डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 7, n का वैल्यू 7 है, बॉन्ड पेयर 6 दिख रहा है, लोन पेयर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लोन पेयर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब मैं ट्राइंगुलर जो फेज बता रहा था इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो ट्राइकोनल पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में लोन पेयर कुछ ऐसे अरेंजमेंट में आता है कि वो ना डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखना कि XE लिखते हैं, आप 11वीं 12वीं की बुक देखे होंगे, ऐसे बना रहता है स्ट्रक्चर F F F F, बिल्कुल XeF6 बनाते हैं, है ना ऐसे। और ऐसे ना झांकते हुए क्या बना देते हैं लोन पेयर, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, है ना। तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये लोन पेयर किधर से झांक रहा है भाई, ये देखो 2 ट्राइंगुलर फेस है इस ऑक्टाहेड्रल में, एक सीधा वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, और एक जस्ट इस ट्राइंगल के पीछे, ये ट्राइंगल सीधा वाला दिख रहा है, उसके पीछे एक ट्राइंगल है उल्टा वाला। तो ये कोई सा भी एक ट्राइंगुलर फेस में क्या होता है, लोन पेयर ऐसे आके रहता है, या तो इधर रहेगा या तो इधर। अब इधर लोन पेयर आ जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल ऐसे बढ़ जाएगा और इस ट्राइंगुलर फेस के बीच का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर का फेस ट्राइंगुलर फेस ऐसे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और इधर का ट्राइंगुलर फेस क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसमें पॉइंट ग्रुप पूछा जाता है, तो हम लोग ऑक्टाहेड्रल से रिलेटेड है यार, और लोन पेयर डिस्टॉर्शन नहीं करेगा, ऐसे वैसे करके ऑक्टाहेड्रल मार देते हैं कई बार। नहीं भैया, इसमें पॉइंट ग्रुप होता है C3b। मैं आऊंगा जब ग्रुप थ्योरी में इसको पढ़ाऊंगा कैसे इसका पॉइंट ग्रुप C3b होता है। C3 एक्सिस होता है, 3 वर्टिकल प्लेन होते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस से होकर गुजरता है। तो XeF6 में लोन पेयर कहां होता है करके पूछ दे आपको, तो क्या बोलेंगे, लोन पेयर ट्राइंगुलर फेस में होता है। अब वहीं पे इसको आदमी कच्चा खा जाएगा यार, एटम के ऊपर रहता है, एटम के नीचे रहता है, अबोव द प्लेन रहता है, बिलो द प्लेन रहता है, या ट्राइंगुलर फेस में रहता है, ऐसे करके दे देगा आंसर। तो आप क्या टिक करोगे, लोन पेयर लाइज ऑन ट्राइंगुलर फेस। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोन पेयर कहां रहता है, ट्राइंगुलर फेस में रहता है भाई। चलिए अगला अगला देखते हैं। अब ये पेंटागोनल प्लेनर का केस है ना। इसका एग्जांपल होता है XeF5 माइनस के भी एग्जांपल आया हुआ है। पेंटागोनल प्लेनर होता है मतलब ये XE है
और ये 5 ठो एटम मतलब ऐसे बना सकते हैं। पांचों के पांचों फ्लोरीन जो है ऐसे प्लेन में रखते हैं, है ना। और इनमें दो लोन पेयर रहते हैं, वो इनको ऐसे रखते हैं। ठीक, तो Xe5 माइनस का केस है। इसको सॉल्व करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन जिनॉन कोवेलेंट सेल में, 5 मोनोवेलेंट एटम, एक नेगेटिव चार्ज, डिवाइडेड बाय 2 करोगे 7 आएगा। n का वैल्यू 7 और बॉन्ड पेयर देखो भैया 5 है, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा? लोन पेयर आ जाएगा 2। तो 2 लोन पेयर में स्ट्रक्चर क्या बनता है? पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है आपका। ठीक।